Good evening, sir. How are you, sir? Good evening, Swaran. How are you? I am very much I'm fine, good. sir. I am very much fine. Actually, that our audience is waiting for your session all the time, and so many calls I am getting that the session getting more stronger. So thank you very much for joining and sharing that free knowledge for all of CGDN. So, sir, what's your plan for this series today? What the special? First, first of all, a little bit warm and cool. Good evening to all my the CGD community and all my engineers related to the city gas distribution industry. तो जैसा कि हम लोगों ने मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 5 में जो ये फ्री नॉलेज शेयरिंग सेशन को स्टार्ट किया है सीजीडी में पीपीएनजी से रिलेटेड, और धीरे धीरे हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कवर किया जिसमें हमने ट्रेंचिंग, इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट, इन सब चीजों को बहुत एक डिटेल में कवर किया। तो उसी के कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट माइलस्टोन है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल की बात करेंगे और पी वॉल्स की बात करेंगे इस मॉड्यूल 6 में। सर, ये सेशन मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, सर, क्योंकि ये सर एक बहुत बड़ी टॉपिक हो जाती है। So thank you, sir, यस यस and श्योर। please proceed your session, sir. Okay, so once again, good evening to all my CGD community and all the engineers viewing this free knowledge sharing session related to PPNG CGD industry. So just for disclaimer, these free videos are just for knowledge sharing and educational purposes only, and all views are of my personal capacity. तो आज का जो मॉड्यूल 6 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसआरएम इंस्टॉलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसआरएम यानी सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल में उसके लोकेशन को और उसकी कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पीई वॉल, दैट इज एमडीपी में जो आइसोलेशन वॉल्स लगाते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एक क्विक रिकैप करेंगे कि आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा और क्या क्या सीखा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस रेगुलेटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस रेगुलेटर होता क्या है। तो सर्विस रेगुलेटर की बात करें तो सर्विस रेगुलेटर जो होता है ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमारे प्रेशर को रिड्यूस करता है। दिस इज बेसिकली अ रेगुलेटिंग मॉड्यूल जो प्रेशर को रिड्यूस करेगा फ्रॉम मीडियम प्रेशर पाइपलाइन और एलपी लाइन, दैट इज लो प्रेशर पाइपलाइन के बीच में एक इंटरफेस है। तो ये क्या करता है कि जिसमें इनलेट और आउटलेट दोनों इसका पी पाइप पॉलीइथाइलिन पाइपलाइन होता है। तो जो भी सर्विस रेगुलेटर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसका जो भी फाउंडेशन रहेगा उसको हमेशा हम जो उसका ड्राइंग रहेगा, उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सर्विस रेगुलेटर को उस फाउंडेशन पे इंस्टॉल करेंगे। और वहां पे हम जो भी सर्विस रेगुलेटर को इंस्टॉल करते टाइम ये जरूर डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारे गैस का फ्लो डायरेक्शन है और जो आपका सर्विस रेगुलेटर है उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको इंस्टॉल किया है। मतलब कि वहां पे इनलेट में वहां पे 4 बार का प्रेशर हो और आउटलेट में 100 मिली बार और 110 मिली बार का आउटलेट प्रेशर हो। और उस पूरे मॉड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहां पे एमएस बोलार्ड्स को इंस्टॉल करते हैं। तो बात करें मॉड्यूल के इनलेट से उसको कनेक्ट करेंगे, फिर वहां पे आपको इनलेट आइसोलेशन वॉल्व है, वेंट आइसोलेशन वॉल्व है, फिर फिल्टर है, फिर वहां पे ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर सर्विस रेगुलेटर। ये रेगुलेटर क्या करता है, ये प्रेशर को रिड्यूस करेगा, रेगुलेट करेगा और आउटलेट में हमारे रिड्यूस प्रेशर 100 मिली बार प्रेशर को डिलीवर करेगा। फिर वहां पे आपको आउटलेट में वेंट आइसोलेशन वॉल दिख रहा है, आउटलेट आइसोलेशन वॉल दिख रहा है, और इस तरीके से आपको दिख रहा है सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल जो कि हमारे प्रेशर को रिड्यूस करेगा। इस सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल को जो है हम लोग जनरली इंस्टॉल करते हैं हमारे सोसाइटी या अपार्टमेंट के प्रीमाइस के एंट्री पे। इसको हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे कि इसके लोकेशन को कैसे डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कहां पे हमको इंस्टॉल करना है। तो बात करते हैं जिसके हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ सर्विस रेगुलेटर। तो कैसे डिसाइड करेंगे इस सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल को कहां पे इंस्टॉल करना है। तो इसका लोकेशन में जो क्राइटेरिया है, जो इसका लोकेशन का एक सिलेक्शन चेकलिस्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। उस लोकेशन सिलेक्शन चेकलिस्ट में क्या करते हैं कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो भी सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल है वो हमेशा और हमेशा
किसी भी सोसाइटी या किसी भी आपके बिल्डिंग उसके अपार्टमेंट में प्रीमाइस के एंट्री पे होना चाहिए कि कभी भी हमको वहां पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है तो वो एंट्री पे रहेगा सोसाइटी के या अपार्टमेंट के, तो उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी ईज होगा। जो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है उसकी रीच में भी रहेगा। और ये हमको डिसाइड करना है कि कोई भी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट पे, किसी भी शॉप के एंट्री या एग्जिट पे, किसी भी हाउस के प्रीमाइस के सामने हमको इंस्टॉल नहीं करना है, कोई भी वाटर लॉकिंग एरिया के सामने इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें मेजरली हमने क्या डिस्कस किया, किसी भी सोसाइटी के एंट्री पे हमको इंस्टॉल करना है। दूसरी बात, कोई भी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट पे नहीं होना चाहिए इंस्टॉल, कोई भी वाटर लॉगिंग एरिया पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, किसी भी रोड के टर्निंग पे और जंक्शन के पास इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर वहां पे ओपन सोसाइटी है तो कोई भी बस स्टॉप के पास इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, और कोई भी हाई टेंशन केबल, ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल है उसके नीचे हमको इसको इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये सारे एक चेकलिस्ट है जिससे एक बेसिकली हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ईज रहे। इसको हमको ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल वहां पे इजिली उसको कैटर कर सके और वहां पे हमारे गैस के सप्लाई को आइसोलेट कर सके सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल के थ्रू। तो ये था कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल बॉक्स को हमको कहां पे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको किसी सोसाइटी में किस पर्टिकुलर कैपेसिटी का हमको एसआरएम इंस्टॉल करने की नीड है। तो इंस्टॉल करने की जो नीड है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर डोमेस्टिक कनेक्शंस। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? तो कई लोगों ने सुना भी होगा डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में, तो थोड़ा मैं इसको डिटेल में बता दूं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्चुअल डिमांड। जो डी होता है, डी मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्चुअल डिमांड। सपोज करते हैं, जो यहां पे डेफिनेशन में भी लिखा है, द पीक फ्लो फॉर मोर देन वन कंज्यूमर is always less than total of each individual consumer's peak demand. This diversity of demand arises because consumer habits and appliance use vary. As the number of consumers in the group increases, the probability of coincident use of appliance decreases. अब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करते हैं कि कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक ही कंज्यूमर को हमने कंसीडर किया, तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिमांड और उसका मैक्सिमम एक्चुअल डिमांड दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो हमारी डी की यानी डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। लेकिन उस पर्टिकुलर सोसाइटी में अपार्टमेंट में 50 कंज्यूमर्स है, तो 50 कंज्यूमर्स है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी चांस ऑफ ऑकरेंस बहुत ही कम है कि सभी कंज्यूमर अपने अप्लायंसेस को, अपने गैस स्टोव को सेम टाइम पे इग्नाइट करेंगे, ऑन करेंगे और गैस कंजम्पशन को यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? एक्चुअल डिमांड जो होगी वो आपकी क्या होगी? लेस होगी देन द पोटेंशियल डिमांड। तो उस केस में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यानी बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि एक कंज्यूमर का जो पीक फ्लो होता है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन द टोटल ऑफ ईच ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पीक डिमांड। तो किसी भी सोसाइटी में या किसी भी क्लस्टर में जब हम लोग कंसीडर करते हैं कि किस कैपेसिटी का एसआरएम लगाना है, किस कैपेसिटी का सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल लगाना है, तो हमको ये कंसीडर करना है इसके डाइवर्सिटी फैक्टर को, और कि कंसीडर करना है कि एक और चीज हमको कंसीडर करनी है कि सिर्फ उस सोसाइटी में जो टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल है या यूनिवर्स है, तो उसमें ये कंसीडर करना है कि फ्यूचर में कोई अपग्रेडेशन की नीड है, कि मतलब कि फ्यूचर में उस सोसाइटी में यूनिवर्स या पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है। यानी एक सोसाइटी हमने कंसीडर किया जिसमें ऑलरेडी 20 या 25 के घर घर ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी जो प्लॉट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो हमेशा हमको वहां पे एसआरएम को जो कैपेसिटी डिसाइड करनी है वो इस फैक्टर को माइंड में रख के डिसाइड करना है कि उस सोसाइटी में 1 साल 2 साल के बाद वो प्लॉट्स हमारे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमेशा हमको फ्यूचर पोटेंशियल को डिसाइड करके हमको लेना है, एसआरएम की कैपेसिटी को और डाइवर्सिटी फैक्टर को भी माइंड में ले करके चलना है कि एक कस्टमर के जो आपका डी की वैल्यू है वो 1 होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कस्टमर हो जाएंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी कि वहां पे सभी कंज्यूमर एक साथ अपने स्टोव को इग्नाइट करेंगे, अप्लायंस को इग्नाइट करेंगे और वहां पे गैस को कंज्यूम करेंगे। उस केस में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी।
तो एसआरएम की कैपेसिटी डिसाइड करते टाइम हमको ये जरूर डिसाइड करना है कि जो हम लोग फ्यूचर पास्ट वाले ट्रेंड से डिसाइड करते हैं कि वहां पे कस्टमर का यूजेस पैटर्न कितना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपने पास्ट सीजीडी पैटर्न से भी डिसाइड कर सकते हैं। और एक और चीज डिसाइड करना है कि उस केस में जो भी एक जनरल मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जो कि पास्ट हमारे सीजीडी ट्रेंड से हमने इसको डिराइव किया है, कि अगर वहां पे क्या होता है, जो भी एसआरएम होती है उसकी कैपेसिटी को हम लोग बी नॉमेनक्लेचर से डिफाइन करते हैं। जैसे मीटर को हम लोग जी नॉमेनक्लेचर से डिफाइन करते हैं, जैसे G1.6, G2.5, G4, G6, ये मीटर का नॉमेनक्लेचर होता है। और रेगुलेटर का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हमेशा बी नॉमेनक्लेचर से डिसाइड करते हैं। तो जो हमारी एसआरएम की कैपेसिटी होती है वो होती है B10, B25, B50, B100, B200, ये सारे हमारे एसआरएम के नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमारा B50 का हमारा एसआरएम है, यानी B50 का मतलब उसकी जो फ्लो कैपेसिटी है दैट इज 50 SCMH, दैट इज स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर आवर। तो एक जनरल ट्रेंड ये देखा गया है कि जो भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है हम लोग 3 कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारी B50 का एसआरएम है तो उस केस में मैक्सिमम कस्टमर कितना कनेक्ट कर सकते हैं इसको, 150। B100 है तो 300, B200 है तो 600। तो एक तरीके से एक रेंज भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। B50 है तो 150 से 200 अगर हमारे हाउसेज हैं तो B50 से हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं, उसके कंजम्पशन डिमांड को। B100 है तो 300 टू 400 हमारे हाउसेज हैं तो उसको B100 से कैटर कर सकते हैं। B200 तो मतलब 600 टू 700 कैटर कर सकते हैं। ये हमारी मैक्सिमम कस्टमर है जिससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस केस में भी डाइवर्सिटी फैक्टर को हमको डिसाइड करना है। और दूसरा एक और डिसाइड करना है कि जो भी हम लोग डाउन स्ट्रीम नेटवर्क है, जो कि हमारा एलपी लाइन है, दैट इज लो प्रेशर लाइन है, उस केस में डिफाइन करना है कि हमको डाया सिलेक्शन, जो पाइपलाइन का डाया है, पी पाइप का डाया सिलेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है, ये जो हमको डिसाइड करते हैं हम लोग, एक सिनर्जी गैस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग नेटवर्क हाइड्रोलिक्स करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, और उस केस में हमेशा डिसाइड करते हैं कि हमको एसआरएम जो है उसका प्लेसमेंट कहां रखना है सोसाइटी में। तो उस केस में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग एसआरएम के प्लेसमेंट को भी डिसाइड करते हैं। और ये हमेशा हमको डिसाइड करना है कि जो हमारा उस एसआरएम से, सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल से, जो लास्ट कस्टमर कनेक्टेड है, उस लास्ट कस्टमर पे हमारा जो नोड पे जो भी हमारा कंजम्पशन पॉइंट है उसको हम लोग नोड कंसीडर करते हैं। उस नोड पे हमारा जो प्रेशर हो रहा है, वो प्रेशर जो होना चाहिए, जो कस्टमर को रिसीव होना चाहिए, वो प्रेशर वहां पे रिसीव होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमको डिफाइन करना है कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम का नेटवर्क का लेंथ है वो भी हमको डिसाइड करना है, जो कि हम डिसाइड करेंगे सिमुलेशन करके, नेटवर्क हाइड्रोलिक्स करके इन द सिनर्जी गैस सॉफ्टवेयर। तो एक तरीके से ये इंडिकेटिव है कि हमको जो भी एसआरएम है उसकी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 3 कंसीडर करके हम लोग मैक्सिमम कस्टमर जो पर्टिकुलर सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं उसको डिसाइड हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भी हमारा सर्विस रेगुलेटर है, उस सर्विस रेगुलेटर की हमको ड्यूरिंग कमीशनिंग प्रोसेस हमको एक लीक और फंक्शनल टेस्टिंग करनी है। कि उस केस में क्या करने हैं, कि प्री कमीशनिंग टेस्टिंग में हमको जो भी उसके सेफ्टी डिवाइसेस है, सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, उसको हमको डिसाइड करना है। तो उस पर्टिकुलर एसआरएम में क्या होता है, उस पर्टिकुलर रेगुलेटर में क्या होता है, कई सारे सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, जिसमें सेफ्टी डिवाइसेस होता है यूपीएसओ, दैट अंडर प्रेशर शट ऑफ। मतलब कि पर्टिकुलर हमारा कोई अगर हमारे डाउन स्ट्रीम पे यानी आउटलेट पे प्रेशर एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट से ड्रॉप कर जाएगा तो उस केस में हमारा जो सर्विस रेगुलेटर है वो ट्रिप कर जाएगा। ओपीएसओ दैट इज ओवर प्रेशर शट ऑफ, अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से वो क्रॉस कर जाएगा जो कि हम प्रीसेट किए हैं, तो उस केस सर्विस रेगुलेटर ट्रिप कर जाएगा और वहां पे गैस सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। फिर एक होता है सीआरवी। सीआरवी का मतलब है क्रीप रिलीफ वॉल, यानी उस पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, पॉपअप करके वो एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देगा। और एक हम जो सेट प्रेशर जो हमने प्रीसेट किया है, फैक्ट्री सेटेड है, वो वहां पे है कि उस पर्टिकुलर जो हमारा इनलेट प्रेशर है उसको किस पर्टिकुलर आउटलेट प्रेशर पे हमको डिस्पेंस करना है, रिलीज करना है। तो ये सारे जो सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, इसके हमको फंक्शनल टेस्टिंग इंश्योर करनी है कि जो सेट प्रेशर है 100 टू 110 मिलीबार एज पर आवर रिक्वायरमेंट, यूपीएससी दैट इज अंडर प्रेशर शट ऑफ दैट इज 50 मिलीबार, सीआरबी 140 मिलीबार, ओपीएसओ 160 मिलीबार। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे एसआरएम के आउटलेट में, सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल के आउटलेट में
प्रेशर जो हो वो 50 मिलीबार हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, तो उस केस में हमारे सर्विस रेगुलेटर में यूपीएसओ यानी अंडर प्रेशर सेट ऑफ एक क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है, जो क्या करेगा, उस आउटलेट प्रेशर को फिर कट ऑफ कर देगा और एसआर हमारा ट्रिप कर जाएगा। सीआरवी केस में 140 मिलीबार आउटलेट प्रेशर हो जाएगा, तो उस केस में वो पॉपअप करने लगेगा एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए। ओपीएसओ 160 मिलीबार से ज्यादा जैसे ही प्रेशर होगा तो उस केस में क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा प्रेशर को। और जितने भी इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट्स होते हैं, जो हमारे एल्बो है, जो हमारे कपलर है, उन सारे इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट को, जिसको हम लोग एसआर का हुकअप ज्वाइंट बोलते हैं, इसको हमको सोप सोल्यूशन से और गैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है बिफोर कमीशनिंग ऑफ द सर्विस रेगुलेटर। तो ये है कि लीक टेस्टिंग करना है, और सारे सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट जिसमें हमारा आता है यूपीएसओ, ओपीएसओ और सीआरवी, इसकी फंक्शनल टेस्टिंग करनी है कि ये सारे सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये अगर सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट अगर परफॉर्म अच्छे से नहीं करेंगे तो उस केस में सर्विस रेगुलेटर हमारा मॉल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लीक एंड फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ सर्विस रेगुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मैंने एक बात किया था कि पीई वॉल्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि एज पर T4S स्टैंडर्ड, दैट इज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, हमको एमपी लाइन पे, मतलब मीडियम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, हर 1 किलोमीटर पे हमको क्या करना है, आइसोलेशन वॉल्स लगाने हैं। आइसोलेशन वॉल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ड्यूरिंग कोई थर्ड पार्टी एक्टिविटी में हमारा पी पाइपलाइन डैमेज हो जाए, उस केस में हमको क्या करना है, उसको रिपेयर करना है, रेक्टिफाई करना है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए वहां पे हम लोग आइसोलेशन वॉल्स लगाते हैं, या कोई मेंटेनेंस करना है, या कोई हम लोग ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्टिविटी में एक लॉकअप प्रेशर टेस्ट करते हैं, जिसमें चेक करते हैं कि हमारी पाइपलाइन की इंटीग्रिटी मेंटेन है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर फ्यूजन ज्वाइंट से लीकेज तो नहीं है। ये सब इंश्योर करने के लिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, आइसोलेशन वॉल्स लगाते हैं अपने मीडियम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, हर 1 किलोमीटर पे। ठीक है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर एमपी लाइन से हमने कोई टैपिंग लिया, फ्यूचर टैप ऑफ लिया, तो फ्यूचर टैप ऑफ लेने के बाद उस पर्टिकुलर पाइपलाइन पे जहां हमने टैप ऑफ लिया है, जहां पे हमने मेन अपनी फीडर लाइन से, फीडर नेटवर्क से टैपिंग लिया है, उस टैपिंग पे भी हमको वहां पे तुरंत विद इन 1-2 मीटर या एज पर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ऐसा आइसोलेशन वॉल्स लोकेशन भी हमको अच्छे से डिसाइड करना है कि कोई भी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट या वाटर लॉगिंग पॉइंट ना हो, उसमें भी ये डिसाइड करना है। तो वहां पे टैपिंग के जस्ट बाद हमको वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आइसोलेशन वॉल देना है, दैट इज टैपिंग आइसोलेशन वॉल। उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कस्टमर है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कस्टमर पे भी हमको वहां पे आइसोलेशन वॉल्स देना है, कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल कस्टमर का हमको मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए भी ईज रहे। और यहाँ पे या तो इंडस्ट्रियल कस्टमर को गैस को आइसोलेट करना है, तो वहां पे हमको वहां पे ईज रहे, तो हमको आइसोलेशन वॉल्स कहाँ देने हैं, हर एमपी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे 1 किलोमीटर पे हमको आइसोलेशन वॉल्स देने हैं। कोई भी हमारा मीडियम प्रेशर या फीडर पाइपलाइन नेटवर्क से टैपिंग लिया, तो टैपिंग के बाद जस्ट बाद हमको टैपिंग आइसोलेशन वॉल देना है। कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कस्टमर है, तो वहां पे हमको पर्टिकुलर वहां पे आइसोलेट करने के लिए उसको इंडिविजुअल आइसोलेशन वॉल्स देने हैं। तो ये था पी वॉल्स। तो अगर बात मैं करूं पी वॉल्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं पी वॉल्स के, जिसमें आपको एक नॉर्मल ऑपरेटेड वॉल्स दिख रहा होगा। इसको हम लोग कोई भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर पे या कोई भी सोसाइटी के अंदर हमको वहां पे लूपिंग करनी है दो एसआरएम के बीच में, तो इसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा होता है पी वॉल विद एक्सटेंडेड स्टेम। ये पी वॉल विद एक्सटेंडेड स्टेम है, जहां पे ऊपर ऑपरेट करने के लिए ऑन ऑफ वहां पे है। फिर उसके बाद है पी वॉल विद एक्सटेंडेड स्टेम एंड 2 पर्ज पॉइंट। यहाँ पे दो वहां पे वेंटिंग और पर्जिंग पॉइंट्स दिए गए कि बीच से हमको कभी गैस को वेंट करना हो या नाइट्रोजन की पर्जिंग करनी हो, तो इसमें ये बहुत यूजफुल रहता है। तो हर स्टैटिक लोकेशन पे हमको ये पी वॉल विद एक्सटेंडेड स्टेम एंड 2 पर्ज पॉइंट भी देना है। और इस पर्टिकुलर वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक वहां पे वॉल्व चैम्बर भी बनाने हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि पी आइसोलेशन वॉल का इंपॉर्टेंस ये था। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा। तो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा एसआरएम के बारे में, दैट इज सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल, जो कि एक इंटरफेस है किसके बीच में, एमपी लाइन के बीच में और एलपी लाइन के बीच में, जो हमारे मीडियम प्रेशर को रिड्यूस करता है लो प्रेशर में, 4 बार प्रेशर को रिड्यूस करता है 100 मिलीबार में, या एच पर हमारे रिक्वायरमेंट जो है, जैसा इनलेट प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देगा 100 मिलीबार और 110 मिलीबार में।
फिर हमने डिस्कस किया कि एसआरएम की लोकेशन और कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो एसआरएम हमेशा लोकेशन डिसाइड करेंगे, हमेशा किसी भी सोसाइटी या अपार्टमेंट के एंट्री पे डिसाइड होना चाहिए। कोई भी ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल नहीं होना चाहिए, कोई भी वाटर लॉगिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई भी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहां पे ईज हो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, कोई भी रोड का जंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा बस स्टॉप या पब्लिक गैदरिंग स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। फिर हमने डिसाइड किया कि कैसे डाइवर्सिटी फैक्टर का और सिनर्जी गैस सिमुलेशन का यूज करते हुए हम लोग एसआरएम की कैपेसिटी को डिसाइड करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया पी वॉल्स के बारे में कि हर एक 1 किलोमीटर पे हमको आइसोलेशन वॉल देना है। हर टैपिंग फीडर लाइन के बाद टैपिंग के बाद टैपिंग आइसोलेशन वॉल देना है। कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कस्टमर है वहां पे हमको आइसोलेशन वॉल्स देना है, या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एज ऑफ साइट कंडीशन वहां पे हमको आइसोलेशन वॉल्स देना है। तो इस तरीके से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन में डिस्कस किया, और फिर फर्दर हम लोग और सारे सेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन पी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह से बाकी आप सेशंस को अटेंड करते रहिए। ठीक, थैंक यू स्वरेंद्र।